That's why बयानबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अच्छी सरकार चलाने के लिए सार्थक आलोचना बहुत जरूरी है। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सार्थक आलोचना से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और काम बेहतर होता है। जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सदन में भी ऐसे लोग चुन करके आए जो विपक्ष में हो, मेहनत करे, अच्छा स्टडी करे, सरकार की कमियों को निकाले, तो देश का भला होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर धर्म की राजनीति और धर्म आधारित राजनीति के जरिए विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने केरल में एक चुनावी सभा में कहा कि बीजेपी देश को बांट रही है और देश में नफरत और गुस्सा फैला रही है। नरेंद्र मोदी took away my house, cancelled my Lok Sabha membership. I was interrogated for 55 hours by ED because I opposed Narendra Modi and the RSS. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജാമ്യത്തിലാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത്. എനിക്കെതിരെ 36 കേസുകളുണ്ട്. എൻ്റെ ലോക്സഭാ അംഗത്വം അവർ അയോഗ്യമാക്കി, എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി അവരെടുത്തു മാറ്റി. ഇതെല്ലാം ഞാൻ BJPക്കും RSSനും എതിരെ പോരാടുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇത് ചെയ്യുന്നത്. I oppose the BJP because they divide India, they spread hatred, they spread anger in our country. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് BJP എതിർക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അവർ ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അവർ ഈ രാജ്യത്തെ വിദ്വേഷം പടർത്തുന്നതുകൊണ്ട്, ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ദേഷ്യം, കോപം പകർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ BJP എതിർക്കുന്നത്. And most important, they use religion. राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि राजनीतिक रूप से केवल कांग्रेस ही उन्हें असली चुनौती दे सकती है और इसलिए बीजेपी व सत्ता की तमाम ताकतें लगातार कांग्रेस को कमजोर करने पर लगी हैं। राहुल का मानना है कि देश में जहां लगातार बीजेपी का शासन है, वहीं असली विकल्प अभी भी कांग्रेस ही बनी हुई है, जो संविधान, लोकतंत्र और आर्थिक न्याय पर आधारित वैकल्पिक विचारधारा पेश करती है। Now you might ask me, how can I say that the BJP is supporting your chief minister? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് BJPക്ക് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ എങ്ങനെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. I'll give you 2 proofs for this. അതിന് 2 തെളിവുകളുണ്ട്. BJP മുഖ്യമന്ത്രിയെ സഹായിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. The first is, wherever the prime minister goes, he talks about temples, he talks about religion, he talks about God. എവിടെയൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. അവരെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രശംസിക്കുന്നവരാണ്. But when he comes to Kerala, he does not raise the issue of Sabrimala temple. പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ശബരിമലയിലെ छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है। बघेल ने कहा है कि नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस न तो नरमपंथी है और न ही उसने किसी अलगाववादी ताकत को समर्थन दिया। बहस के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हमने वहाँ के आदिवासियों को संपन्न बनाया, वन अधिकार पट्टे दिए, स्कूल खोले, उनके इलाज की व्यवस्था की, PDS साहब खोले, राशन कार्ड हमने दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे महरूम रखा था, वंचित रखा था, और वो सब हमने काम किया है। केवल नक्सल मोर्चे पर हमने 2 तरीक़े की रणनीति अपनाई। पहली बात है कि विश्वास अर्जित करना, वहाँ के जो बस्तर के वासियों का विश्वास अर्जित करना, और दूसरा, जैसे जैसे नक्सलवाद पीछे हटते गया, हमने वहाँ विकास के कार्य किए तो लोगों को विश्वास बढ़ा
और मुख्य धारा में लोग लौटे, नक्सलवाद पीछे हटा, 600 गांव हमने खाली कराया। अब मैं शाह जी से पूछना चाहता हूं, आप ही घोषणा किया था जिस गांव में नक्सल मुक्त होगा उस गांव में 1 करोड़ रुपया हम देंगे। अब नक्सलवाद आज 31 मार्च है, समाप्त हो गया, तो बस्तर के प्रत्येक गांव में 1 करोड़ रुपया कब दे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य के भविष्य के लिए इस चुनाव में एनडीए को हराना जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव तमिलनाडु बनाम दिल्ली की लड़ाई बन चुकी है। स्टालिन ने कहा, यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि राज्य की पहचान, भाषा, स्वायत्ता और सामाजिक न्याय के लिए एक संघर्ष है। என்டிஏவை தமிழ்நாடு புறக்கணிக்கணும். அப்பதான் தமிழ்நாட்டோட எதிர்காலம் காப்பாற்றப்படும். என்டிஏ கூட்டணி என்பது எப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பாத கூட்டணின்னு நீங்களே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கரப்ஷன் கமிஷன் கலெக்ஷன் ஆட்சி நடத்த பழனிசாமி அவர்களை மிரட்டி கூட்டணி அமைச்சு தமிழ்நாட்டோட உரிமைகளை பறிச்சு வரிசையா பல துரோகங்களை செஞ்சு பிரிஞ்ச மாதிரி நாடகங்களை நடத்தி கடைசியா இப்போ டெல்லியில தீர்மானிச்சு தோக்கிறதுக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்க என்டிஏ தான் உண்மை. அதனாலதான் சொன்னேன், இந்த தேர்தல் என்பது தமிழ்நாடு அணி வெர்சஸ் டெல்லி அணி, தமிழ்நாடு வெர்சஸ் என்டிஏ. தமிழ்நாட்டை காக்கணும்னா திமுக தான் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரணும். आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति में दिशा की कमी है। उन्होंने कहा है कि देश की तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय माहौल की वजह से सामान्य आदमी की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। से करी थी तो कोई किल्लत नहीं होगी, सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है, न गैस की कमी होगी न तेल की कमी होगी। हम तो तेल की नदियां बहा सकते हैं, कह तो रहे थे ये लोग। अब क्या हो गया? आपने इस देश को जानबूझकर महंगाई के संकट में डाला है मोदी जी। हकीकत ये है, आपने महंगाई के संकट में डाला देश को। ये हार्मोज समुद्री मार्ग जो है इसका तो 50% से ज्यादा हिस्सा ईरान में आता है। ये बात मोदी को पता थी, जयशंकर को भी पता थी। ये बात जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनको भी पता थी। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? 2 दिन पहले आप उछल के चले गए इजराइल और वहां मेडल फर्जी पहन के आ गए वापस, और देश को आपने महंगाई के संकट में डाल दिया। उस समुद्री मार्ग से 60% हिंदुस्तान का कच्चा तेल आता था, 50% गैस आती थी। अब रूस और चीन का जहाज आ रहा है, हमारा जहाज नहीं आ रहा है। सरकार ने नहीं, क्योंकि आप सुप्रीम लीडर ईरान का मारा जाता है, आप नहीं बोलते। 160 बच्चियां मारी जाती है, नहीं बोलते। आपका मेहमान जहाज ईरानी मार दिया गया, आप नहीं बोले। आपने तो देश को जानबूझ के संकट में डाला है। सरकार ने नया एक्ट भी जारी किया है। और पंजाब में नशा मुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी ने गुजरात में ड्रग घोटाले को लेकर एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि पंजाब में नशा व्यापार को बढ़ावा देने में अकाली दल और भाजपा की भूमिका रही है। पार्टी के अनुसार इसी वजह से राज्य में ड्रग मुक्ति की लड़ाई लंबे समय तक उलझी रही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि 2032 तक भारत दुनिया के शीर्ष 6 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस लक्ष्य के लिए सरकार ने ISM के तहत लगभग 10 अरब डॉलर तक का निवेश तय किया है। 2032 तक भारत विश्व के टॉप 6 सेमीकंडक्टर नेशंस में शामिल होगा और 2047 तक आपके विजन के अनुसार भारत विश्व के टॉप 3 नेशंस में आगे बढ़ेगा। आपके इस विजन को मैं एक छोटे से कवि की भाषा में कहना चाहूंगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर जनता को धर्म की अफीम खिलाकर गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हर समस्या का हल जाति धर्म से जोड़कर दिखाया जा रहा है, जबकि असली समाधान रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, जिस पर भाजपा का ध्यान नहीं है। जब जब इस देश पर संकट आए,
मोदी जी गायब हो गए, गंगा में लाशों को बहाया गया, नोटबंदी करके गायब हो गए, लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए। और अब मोदी जी कह रहे थे कि कोरोना जैसा संकट आ सकता है, मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा वो सहयोग करें। अरे इस देश के लोग तो सहयोग करते हैं, उस समय भी आपके कहने से ताली और थाली तक इन लोगों ने बजा दी, तो अब भी कोई ताली थाली बजवाने की इच्छा है तो अभी बता दीजिए। इस जनता को धर्म की अफीम खिलाकर गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हैं। हर चीज का समाधान ये जाति धर्म ये नहीं है, हर चीज की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के ऊपर बात कीजिए। लेकिन न राजस्थान सरकार और न भारत सरकार एक भी दिन पॉलिसी पे बात करती है, एक भी दिन बात नहीं कर सकती। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह को सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। ईरान पर हमला करने के लिए हवाई अड्डे की मांग पर उन्होंने साफ कहा कि इटली इसके लिए तैयार नहीं है। Sbagliata questa strategia, allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti commerciali, dobbiamo assaltare i McDonald's, non lo so. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti, chiaramente. अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान पर अमेरिका के चल रहे सैन्य ऑपरेशन को अनिश्चित बताया है। उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन की पूरी तरह स्थिति जमीनी हालात और टारगेट्स के अनुसार बदल सकता है। And guidance and things were military objectives that we're moving toward and things that we look at. And as he's articulated, he said 4 to 6 weeks, 6 to 8 weeks, 3. It could be any particular number, but we would never reveal precisely what it is because our goal is to finish those objectives. And we're well on our way. And the chairman and I look at this every single day. It will be the president's determination and the president's determination alone when those objectives are complete and when it serves the interest of the American people to cut that deal, to make sure that Iran doesn't have a nuclear capability and ultimately that our objectives or our interests are advanced. I don't know if you want to add anything. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगाया है कि वे ईरान और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच रिश्तों को सामान्य होने नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि वाशिंगटन व तेल अवीव को ईरान और अरब देशों के बीच बढ़ते राजनयिक समझौतों और आर्थिक जुड़ाव से कमजोरी दिख रही है, इसलिए वे इस संबंधों को आगे बढ़ाने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। And we reminded them about the concept proposed by Russia in 2010 about the concept of collective security in the Gulf that calls for complete normalization between Iran and its Arab neighbors. What we're seeing now in this region shows that the United States and Israel are trying to prevent this normalization between Iran and its neighbors. बयानबाजी में आज इतना ही, जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.